शुरुआत ही एक डरावने सीन से करते हैं। डरना ज़रूरी है। एक 9 साल की बच्ची करीबन यहाँ पर 7 महीने के बच्चे को, जो कि उसका भाई है, उसे गोद में लेकर रात को 2:30 बजे अपने घर की छत पर और छत की मुंडेली पर खड़ी हुई है। मुंडेरी जो होती है वो गली की तरफ है और वहाँ पर दोनों हाथों में बच्चे को सामने की तरफ उसने गर्दन से पकड़ रखा है और वो बच्चा, उसका शरीर लटक रहा है। ये लड़की, जब इसके माँ बाप की आंखें खुलती हैं, हवा चल रही थी, ठंडी हवा होती है और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे वातावरण में होता है। माँ बाप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेटा भाई को मत छोड़ना, तुम ऐसा मत करना। लेकिन उस लड़की को देखकर लग रहा था कि इसे किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। और अब जो आगे आपको बताऊंगी, आपकी चीखें निकल जाएंगे। 9 साल की बच्ची ने 2 मंजिला घर से उस बच्चे को छोड़ दिया और वो बच्चा नीचे गिर पड़ता है। ये बहुत डरावना दृश्य है, ये बहुत डरावनी घटना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों एक बहन अपने ही भाई की जान की दुश्मन बन रही थी? क्यों किया उसने 7 महीने के बच्चे के साथ ऐसा? 7 महीने बच्चे का नाम नहीं बताएंगे, बच्चा लड़का है। और बहन ने ही इतना दर्दनाक दुख अपने भाई को क्यों दिया? ये सब कुछ क्या था? जब सुनोगे तो दांतों तले उंगली चबा लोगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ऐसी सारी चीज़ें भी इस दुनिया में होती हैं? क्या ऐसा भी होता है? दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ हथीन और नुहू चलना होगा। यहाँ पर नुहू का एक क्षेत्र जो काफ़ी बड़ा इलाका, जिसमें बहुत ही पहाड़ी इलाका है, कुछ पहाड़ी इलाका है। इसी पहाड़ी इलाके के अंतर्गत एक गांव है, यानी पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ। और ये गांव ना मुगल काल की याद दिलाते हैं, यानी जब भारत में मुगलों ने तबाही मचाई थी। दोस्तों, ये एक गांव होता है और इस गांव में एक परिवार होता है, भानु सिंह का परिवार। भानु सिंह का परिवार था, भानु सिंह की पत्नी थी। भानु सिंह की पत्नी होती है और यहाँ पर पत्नी जो होती है उसका एक बेटा होता है। उस बेटे के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। लड़का अभी करीबन यहाँ पर ऐसा होगा 5 महीने का। भानु सिंह की जो 2 पोतियां हैं, यानी बेटे की लड़की हैं रीना और सीना, उनके नाम होते हैं रीना और सीना। यहाँ पर रीना जो होती है उसकी उम्र करीबन वो 8वीं साल में चल रही है, अभी कुछ दिन बाद 9वीं साल में चल जाएगी। और यहाँ पर ये परिवार हंसी खुशी था। इस परिवार में एक बुजुर्ग महिला थी जो कि इस घर की बेटी थी, जो अपने मायके से अपने भाई के यानी अपने मायके में रहती है। ससुराल को छोड़ रखा है किसी कारणवश, वो उसी तरह से वहाँ पर रहती है और अपने भाई का साथ निभा रही है, जो भानु सिंह होता है। दोस्तों, भानु सिंह का जो घर होता है, उसकी घर के सामने एक चौपाल है और ये चौपाल बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी है कि शायद मुगलों के ज़माने की ये चौपाल थी। हालांकि इस गांव में पहले से ही हिंदू रहते हैं, मुगल का कोई यहाँ पर नाम निशान नहीं था। लेकिन इस चौपाल के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित थी। कहते हैं इस चौपाल में 28 लोगों के सर दफन हैं। इस चौपाल की जो सीढ़ियाँ थी उनमें दफन थे, लेकिन इस चौपाल पर आज पेड़ों ने जगह ले ली थी। दीवारें बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन वो सीढ़ियाँ आज भी बरकरार हैं। यहाँ पर इस चौपाल इस घर के सामने होती है और यहाँ पर ये सब कुछ कहा गया था। अब ये क्या घटना थी ये भी आपको बताऊंगी कि मुगलों का क्या मामला था, क्या पूरा। अब यहाँ पर जो रीना होती है, रीना जो होती है, रीना बहुत ही चंचल थी। यहाँ पर माँ कई बार मना करती है। गली बीच में थी और गली से दूसरी तरफ चौपाल थी और इधर की तरफ इनका घर था। और यहाँ पर इनका घर इस चौपाल के सामने ही था और इधर उधर बहुत कम लोग थे। लोग ऐसे थे, घर तो थे लेकिन वो खाली पड़े थे। लोग यहाँ से छोड़कर थोड़ा सा अपने, किसी ने खेतों पर घर बना लिया है, किसी ने अपना जहाँ पर पशु रखते हैं वहीं पर घर बना लिया है। अब सब एक ही रीज़न देते हैं, यानी एक ही तकलीफ बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर रात को ना बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं, इसी वजह से यहाँ पर बहुत खंडर और पुराने घर पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर भानु सिंह है, इसका एक लौता घर ऐसा है जिसमें ये लोग रहते हैं।
भानु सिंह की मजबूरी थी क्योंकि भानु सिंह उस वक्त एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहा था। इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान आ जाता है, पैसों की किल्लत थी और मजबूरी था इस घर में रहना क्योंकि इनको भी कुछ परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन एक दिन रात को ये सब लोग सो रहे थे, तभी यहाँ पर भानु सिंह का पोता जो होता है, जो 6 महीने का था, वो पोता रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो परिवार की आंखें खुलती हैं कि आज बच्चा इतना क्यों रो रहा है। जब परिवार देखते हैं तो अपनी चारपाई पर रीना नहीं थी। रीना जो अब 9वीं साल में चल चुकी थी, रीना को पूरे घर में तलाशा जाता है। रीना की माँ उसे बच्चे को चुप करा रही है जो 6 महीने का है, यानी रीना का भाई। जब रीना को पूरे घर में ढूंढा जाता है तो रीना कहीं पर भी नहीं मिलती है। पिता, इनका घर पुराने जमाने की हवेली जो होती हैं तो 2 मंजिला था। पिता ऊपर देखता है कहीं छत पर तो नहीं चली गई। पुराने जमाने की सीढ़ियां होती है। जब ऊपर जाकर देखता है तो रीना पेड़ों के बीच में पेड़ पर चढ़ी हुई बैठी थी। आप सोच कर देखिए, एक चौपाल बनी हुई है और उस चौपाल के ऊपर, पेड़ के ऊपर कोई बच्चा कैसे चढ़ सकता है। महज उसकी 9 साल उम्र थी। पिता देखकर घबरा जाता है लेकिन हिम्मत जुटाता है। हिम्मत जुटाते हुए वो उस चौपाल में जाता है और अपनी उस बेटी को घर लेकर आता है। वो रीना को झंझोड़ता है लेकिन रीना बोलती नहीं है। रीना कुछ भी नहीं बोलती है। पिता परेशान हो जाता है और रीना की आंखें भी बंद नहीं हो रही थी, यानी वो पलकें नहीं झपका रही थी। रीना जब से उस पेड़ से नीचे आई है और घर आई है तब से ही 6 माह के भाई को घूर रही है। और जैसे ही वो रीना को देखता है वो बच्चा चुप हो जाता है और माँ का दूध पीने लगता है। रीना खुली पलकों से अपनी चारपाई पर लेट जाती है। उसने किसी से ये तक नहीं कहा कि मैं उस चौपाल पर क्यों गई थी, कैसे उस पेड़ पर जाकर बैठ गई। ये बातें घर वालों को डराती हैं। दूसरे दिन जो भुआ होती है, यानी रीना की यानी दादा की जो बहन होती है या रीना के पिता की जो भुआ होती है, वो इस अपनी भतीजी को ढेर सारा प्यार देती है और इसकी नज़र उतारती है। यहाँ पर एक धागा हाथ में बांधती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर किसी की बुरी नज़र पड़े। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतना आसान नहीं था जितना इस परिवार को, यानी भानु सिंह के परिवार को लग रहा था। थोड़ा सा और, यानी दूसरे दिन जब रात होती है, दूसरे दिन रात को रीना सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उसी चौपाल की सीढ़ियों पर बैठकर रोती रहती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यहाँ पर 10 से 15 घर खाली पड़े थे। आज भी गांव में आपको ऐसे खाली घर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आवाज़ दादा के कानों में पड़ती है, भानु सिंह के कानों में। तो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि आवाज़ घर से बाहर आ रही है, यानी चौपाल की तरफ से, और घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही दादा रीना के पास जाता है तो रीना दादा के हाथ को कसकर पकड़ती है और रीना के जो नाखून हैं वो दादा के हाथ में समा जाते हैं, भानु सिंह के में, और एक अजीब तरह की आवाज़ में कहती है, मुझे घर नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहूंगी। दादा समझ जाता है लेकिन वो जबरन उस पोती को घर लाता है, भानु सिंह, और उस पोती को वहाँ पर फिर उसी तरह से उसकी खुली आंखें होती हैं और वो चारपाई पर लेट जाती है। अब 2 दिन हो चुके हैं, रीना को किसी ने सोते हुए नहीं देखा था। रीना बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। दिन के वक्त भी वो उसी चौपाल को घूरती रहती है, जिससे शायद वो बहुत दिन से जानती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊं, जो भानु था वो पहले इस घर में नहीं रहता था। मजबूरी क्या है कि भानु यानी एक ऐसा काम करता था जिसे आज यहाँ पर कहते हैं, वो कुछ उसका व्यापार था जिसमें उसे बहुत घाटा आता है, तो सब कुछ उसका बिच जाता है। बस यही पुरखों की एक हवेली थी जिसमें रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पर रीना बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने ये माहौल देखा भानु ने, तो वो बहुत डर जाता है। भानु अपने हाथ की कलाई को देखता है और एक नन्ही बच्ची इतनी ताकत कैसे लगा सकती है। हाथ में ऐसे जख्म बन चुके थे, भानु को वैद्य का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, तीसरी रात आती है। यहाँ पर जो लड़की है 9 साल की, उसकी माँ को अब डर लगने लगा है। वो अपने पति से कहती है कि आज तुम्हें गुड़िया के हाथ को अपने हाथ से बांध लेना चाहिए। यहाँ पर जब माँ की बात, एक पिता अपनी बेटी के फिक्र में, क्योंकि माँ उस बच्चे को संभालती थी जो 6 महीने का था, रीना का भाई,
तो यहाँ पर पिता ने उस लड़की के हाथ को अपने हाथ से बांध लिया था और कहीं किसी हद तक वो पिता समझ रहा था कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आज यकीन करेंगे, आज यकीन करना होगा। रात गहराती है, 1:30 जैसे ही बजता है, रीना खड़ी होती है। खड़ी होते ही जिस पिता का हाथ उसकी कलाई से बंध रहा था, 9 साल की बच्ची ने उस पिता को चारपाई से खींचकर नीचे जमीन पर पटक दिया था और जोर जोर से अलग आवाज में, मेरे हाथ को खोलो, मुझे वहाँ पर जाना है, बहुत सारे लोग मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। डरने वाली बात है। जब पिता ये देखता है तो पिता हाथ को खोल भी नहीं पाता है और रीना के कदम बढ़ने लगते हैं। माँ अपनी चारपाई पर बैठकर बच्चे को गोद में लेकर ये सब कुछ देख रही थी और दरवाजे की चौखट तक वो पिता उस हाथ को खोल पाता है, तब तक वो उसे घसीटती हुई दरवाजे की चौखट तक ले जाती है। ये पूरा मामला देखकर पिता आज समझ चुका था कि बात बहुत बड़ी है, जितना हम समझ रहे हैं उससे काफ़ी बड़ी है। और रीना उन सीढ़ियों को जाकर अपनी जीभ से चाटने लगती है। ये बहुत ही घबरा देने वाला दृश्य है। अगर इसको एक नज़रिए से देखें, आप सोचिए आपका 9 साल का बालक ऐसा करे तो आप पर क्या बीतेगी। दादा दादी, भूआ, माँ, पिता, 6 माह का भाई और वो छोटी बहन सब अपनी आंखों से देख रहे थे। चाटती है और मुस्कुराती है। 9 साल की बच्ची, बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ये रात काटे नहीं कट रही थी। रीना को छोड़कर परिवार वाले अपनी चौखट पर बैठ जाते हैं कि ये वापस नहीं आ रही है। कभी घुटनों पर चलती है, कभी सिर को सीढ़ी पर रखती है, ऐसे यहाँ ठोड़ी को अड़ाकर और सीढ़ी पर रखकर लेट जाती है। अपने बाबा को आवाज़ लगाती है, मेरे सर पर वार करो, इस सर को अलग करो। ये बातें सुनते ही भानु को वो कहावत याद आ जाती है जो गांव में बहुत ही प्रचलित थी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी बातें होती हैं तो सुबह का इंतज़ार किया जाता है और जैसे ही सुबह होती है भानु बहुत सारे लोगों से बात करता है। दूसरी तरफ वो लड़की घर में खुली आंखों से चारपाई पर पड़ी थी और वो लड़की महज 4 दिन के भीतर बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, मानो उसके शरीर में पीले तरह का यानी पीलिया हो गया हो या कोई पदार्थ ऐसा हो कि वो पीले रंग का हो, पीला कलर उस पर डाल दिया हो। इस कदर वो पीली आंखों के नीचे काले निशान 4 दिन हो चुके थे। न दिन के वक्त सोती है, न रात के वक्त सोती है और चारपाई पर भी खुली आंखों से पड़ी रहा करती। भानु ने जब जांच पड़ताल की तो बताया जाता है कि मुगल जब अपना कहते कि अपने आप को इस भारत को यानी अपने अधीन कर रहे थे तो जगह जगह जाकर वो छावनियाँ डाला करते थे। तो इस गांव के समीप जब कोई छावनी आती है तो कहते हैं कि यहाँ का एक बहुत ही एक योद्धा, एक पहलवान किस्म का व्यक्ति था जिसने उस छावनी में से करीबन बहुत सारे मुगलों को रात को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। उनके शरीर से उनके सर को अलग कर दिया था, यानी धड़ से सर को अलग कर दिया था। और उसने जो वो पहलवान था उसने चेतावनी के लिए इन सारे सरों को, जो जितने भी मुगल सेना के सर थे, उन सभी को इस चौपाल की सीढ़ियों में दफन करवा दिया था ताकि जो लोग हैं इन सीढ़ियों से चढ़कर जाएं, क्योंकि इस गांव पर धावा बोलना था और इस गांव को अपने अधीन करना था, यहाँ का जो इलाका है। लेकिन जब ये व्यक्ति अपना विकराल रूप रखता है तो यहाँ पर मुगलों की जो सेना है यहाँ से भाग जाती है। हालांकि नूह में आपको एक बड़े तबके में ऐसे लोग मिलेंगे जो मुगल काल से हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाते हैं। ये कोई हवा में तीर नहीं है, वहां पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे और आज एक बहुत बड़ा तबका है इसी तरह का। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी इस तरह से सामने आती है। जब भानु को ये पता चलता है, उसे पता था क्योंकि वो गांव का तो इसी का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब क्यों लोगों को सता रही हैं। यहाँ पर एक बाबा होते हैं जो बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, उनका मंदिर आज भी बना हुआ है। उस बाबा के पास भानु जब जाता है तो बाबा दूर से ही देखकर समझ जाता है कि भानु को समस्या क्या है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उनको किसी ने खुराक दी है जो वो सर दफन थे,
यानी अब वो एक्टिव हो चुके हैं, उनको किसी ने मांसाहार खिलाया है और वो भी इसी गांव के व्यक्ति ने। लेकिन संत ने कहा कि नहीं, मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। जब से उनको मांसाहार खिलाया गया है, पहली दृष्टि तुम्हारी बेटी पर पड़ी है और उन सभी जो थे उस समय के, उन सब की निगाह, यानी कहते हैं कि एक असर तुम्हारी बेटी पर है और तुम्हारी बेटी को वो छोड़ेंगे नहीं। वो पीली हो चुकी है। एक दादा पैरों में गिर पड़ता है कि संत भगवान हमें बचाइए। उसने कहा कि आज तो तू नहीं जा सकता। जो पहाड़ी इलाका है उसमें एक अघोरी यानी एक संत रहते हैं जो तंत्र क्रिया भी करते थे, लोगों को ऐसी चीज़ों से निजात दिलाया करते थे, यानी लोगों को मुक्ति दिलाया करते थे। एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। लेकिन आज फिर रात गहरा जाती है। लेकिन इस घर को संदेह यानी अंदाज़ा नहीं था कि आज रात इतना सब कुछ हो जाएगा। रात गहरा जाती है, सभी जगे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन एक हवा ऐसी आती है कि पूरा घर चैन की नींद सो जाता है। इन्हें खुद को पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक पल के लिए सोते हैं और सारे की सारे सो जाते हैं, दूसरे पल जैसे ही इनकी आंखें खुलती हैं तो दूसरी मंजिल की चौड़ी दीवारें हुआ करती थी पहले हवेलियों की। इंसान आराम से खड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें रहा करती हैं पुराने घरों की। तो वो लड़की गली की तरफ, चौपाल की तरफ उस यानी 6 माह के बच्चे को गर्दन से पकड़कर खड़ी हुई है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा है और उस बच्चे को देखकर लग रहा है कि इस लड़की ने उसकी गर्दन को पहले ही तोड़ दिया है। वो रो नहीं रहा था, वो यानी कुछ भी उसके अंदर हलचल नहीं हो रही थी और वो 7वें महीना में चलने वाला था। मासूम सा बच्चा, गोलमोल, उसका भाई, 9 साल की लड़की का भाई और बड़ा ही खूबसूरत गोरा चिट्टा। दोस्तों यहाँ पर सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें निकल जाती हैं। माँ तो चिंगड़ी भरती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। और उस लड़की ने उस बच्चे को छोड़ दिया। धड़ाम से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। दूसरे ही पल वो लड़की अपना पैर जब बढ़ाती है तो एक पिता ने अपनी बेटी को गोद में समेट लिया। छोड़ती नहीं है, बहुत ताकत वो लगाती है। दादा ने पकड़ा, दादी ने पकड़ा और माँ ज़मीन से उस बच्चे को उठाती है, गोद में लेकर रोती है और सामने जो चौपाल थी उसे गाली देने लगती है। मेरे परिवार का नाश कर दिया, देश का भी नाश किया और अब मेरे परिवार का नाश कर रहे हो। ये कहकर भगवान के सामने बैठ जाती है। भगवान, मेरे लिए न्याय कहाँ है? इस तरह की बातें करने लगती है। मानसिक परिस्थिति खराब हो जाती है, मानसिक हालत बहुत बिगड़ जाती है। दूसरे दिन का सवेरा होता है। लड़की बिल्कुल कमज़ोर थी, अगर वो छत से ना कूदे तो वो वैसे मरेगी, वैसे भी नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों एक पिता पहाड़ी चढ़कर, वहाँ पर एक पहाड़ सा है, उस पर चढ़ना पड़ता है। वहाँ पर उस तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाता है। घर में प्रवेश जब करता है तो यहाँ पर अब जब वो तांत्रिक आता है तो वो तांत्रिक वहाँ पर तंत्र क्रिया करता है। कहता है कि बहुत प्रबल हैं ये, इनको मांसाहार कराया गया है। उन सीढ़ियों को खुदवाता है। गांव पूरा साथ देता है, क्योंकि गांव वालों ने जब ये घटना देखी तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। 6 माह का बच्चा, जिसकी उम्र ही क्या थी। बात बहुत पुरानी आप लोगों को बता रही हूँ, जब ज़्यादा कानून पर गौर नहीं दी जाया करती थी। उस वक्त तक ब्रिटिश हुकूमत थी तो बहुत बड़े तबके में लोग आधे क्राइम को घर में ही छुपा लिया करते थे, क्योंकि दूसरे देश से आकर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो सामने हैं, उसे तो बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैसे ही अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे भारतवासियों पर। अब यहाँ पर जब गांव वालों ने मिलकर उन सीढ़ियों को खोदा, आज भी वो हड्डी वहाँ पर जमी हुई थी। एक एक हड्डी को निकाला जाता है और उन हड्डियों को एक चिता में सजाया जाता है। तंत्र क्रिया के तहत उन हड्डियों को अग्नि के हवाले किया जाता है। यहाँ पर तांत्रिक ने उनको उनके ऊपर गंगा जल छिड़कने से भी मना कर दिया था। नहीं, ये एक ऐसी आत्मा है जो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है और बहुत कुछ बुरा करना चाहती हैं। अग्नि में विलीन होकर ही इनका भला हो जाएगा, बाकी सब भगवान खुद करने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पर जैसे ही उन खोपड़ियों को अग्नि में विलीन किया जाता है, वैसे ही उस लड़की एकदम से, जो करीबन 5 दिन से ना तो दिन को सोई थी ना रात को, वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं कर रही थी, केवल उसने अपने भाई को मारा और वो खुली आंखों से रहा करती थी और एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती थी। एक रात तो उसने उन सीढ़ियों पर ही गुजारी थी, उनको चाटती थी, कभी कुछ करती थी। इसके बाद वो लड़की एकदम धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाती है और करीबन 2 दिन तक वो लड़की सोती ही रहती है, उठती है, खाती है और फिर सो जाती है। तांत्रिक ने कहा, संत भगवान ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, ये ठीक हो रही है और अब दोबारा इस गांव पर ऐसी समस्या कभी भी नहीं मंडराएगी। दोस्तों जब इस पूरी घटना को देखकर तो वो गांव वाले पहाड़ पर ही, काली पहाड़ी कहा जाता है उस कुछ हिस्से को, उस पर ही उस तांत्रिक बाबा का एक मंदिर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने गांव को एक संकट से बचाया था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम आज तक भी किसी के सामने नहीं आया है जिसने उनको मांसाहार खिलाया था। क्यों खिलाया था, क्या किया था, शायद उसने भी कोई तंत्र क्रिया की हो। तो आप इस घटना पर कितना यकीन करते हैं? ये घटना झंझोर कर रख देती है, डरा कर रख देती है। तभी तो कहते हैं कि डरना ज़रूरी है। हर चीज़ है, हमने ये नहीं कहा कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, नहीं, जिन चीज़ों का नाम है वो चीज़ें आसपास अपना वजूद रखती हैं। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। और अगर ऐसी स्टोरी और ज़्यादा आपको जाननी है तो आप लोगों के लिए रिसर्च करके ज़रूर हम आप लोगों के सामने और भी ज़्यादा लाएंगे। तो अपनी राय लिखकर ज़रूर जाना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, नाम नहीं ले पाऊंगी, कल नाम लूँगी। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।